नेपच्यून, जो हमारे सोलर सिस्टम का 8वां और आखिरी प्लेनेट है, जो सूरज से 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को वहाँ पहुँचने में 4 घंटे लग जाते हैं। इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से ये सूरज का एक चक्कर 165 सालों में कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से इसका एक सीजन 40 साल का होता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि सूरज से इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से यहाँ हमारे सोलर सिस्टम के सबसे तेज तरीन तूफान कैसे आते हैं, जिनकी रफ्तार 2200 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये तूफान इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं जो एक सेकंड में हमारी जमीन को रेजा रेजा कर सकते हैं, और यहाँ पर बहुत तेज हीरों की बारिश होती है। लेकिन कैसे? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। इफ टीवी के दोस्तों, हॉलीवुड उर्दू के नाम से हमारा एक और चैनल है जिसमें हम सुपर हिट सस्पेंस और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवीज को उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं, ताकि 3 घंटे की मूवी आप सिर्फ 15 मिनट्स में एंजॉय कर सकें, वो भी उर्दू जुबान में। और मेरा आपसे वादा है कि ये चैनल भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो जाएं, उस चैनल को वॉच करें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी मोहब्बत दिखाते हुए सब्सक्राइब लाजमी करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स को टेलीस्कोप की मदद से ढूंढा गया था, लेकिन नेपच्यून वाहिद ऐसा प्लैनेट है जिसको मैथमेटिक कैलकुलेशन के जरिए ढूंढा गया था, क्योंकि ये सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लग जाते हैं। इतनी दूर होने की वजह से इसे टेलीस्कोप की मदद से देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। 1610 में गैलीलियो गैलीली ने पहली बार टेलीस्कोप की मदद से वीनस, मार्स, जुपिटर को ढूंढा था। उसके बाद 28 दिसंबर 1612 में गैलीलियो ने पहली बार नेपच्यून को अपनी दूरबीन से देखा था, और 27 जनवरी 1613 को दूसरी बार नेपच्यून को देखा था। लेकिन दोनों ही बार इसने गलती से इसे एक स्टार समझ लिया, क्योंकि सूरज से इतनी ज्यादा दूर था कि टेलीस्कोप की मदद से इसे अच्छी तरह देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और उस दिन इसके ऑर्बिट करने की रफ्तार बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से उसने इसे एक स्टार समझ लिया। इसी वजह से नेपच्यून की डिस्कवरी का क्रेडिट गैलीलियो को नहीं दिया गया। उसके बाद 1781 में विलियम हर्शल ने टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस को डिस्कवर किया था, जिसके बाद यही समझा जाता रहा कि यूरेनस ही हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है। लेकिन 1821 में अलेक्सिस बॉवर्ट ने यूरेनस के ऑर्बिट के लिए एक थ्योरेटिकल टेबल पब्लिश किया। उसके बाद टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस के ऑर्बिट की ऑब्जर्वेशन की गई, तो पब्लिश किए गए टेबल और ऑब्जर्वेशन से हासिल होने वाली कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, जिसकी वजह से अलेक्सिस बॉवर्ट का दिमाग घूम गया। उसने कहा कि हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी का असर यूरेनस के ऑर्बिट पर हो रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर वो चीज है क्या जो यूरेनस के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रही है, जिसका आंसर बॉवर्ट के पास नहीं था। इस सवाल ने सभी साइंसदानों को परेशान कर दिया और वो इसका जवाब ढूंढने में लग गए। उसके बाद 1843 में जॉन कोच एडमिस ने इस पर वर्किंग शुरू की, और 1845 से लेकर 1846 के दौरान उन्होंने एक नजरिया पेश किया, जिसके मुताबिक स्पेस में इस जगह पर कोई नया सयारा मौजूद है जिसकी ग्रेविटी यूरेनस के ऑर्बिट को डिस्टर्ब करती है। अर्बन ली वेरियर भी पिछले कई सालों से इसकी स्टडी कर रहे थे, और उसी साल 1846 को अर्बन ली वेरियर ने अपना नजरिया पेश किया, जिसके मुताबिक स्पेस में इस जगह पर नया सयारा मौजूद होना चाहिए। उसके बाद जॉन गुडफ्राइड गेल ने टेलीस्कोप की मदद से स्पेस में इन दोनों की बताई हुई जगह पर ऑब्जर्वेशन की, तो आखिरकार 23 सितंबर 1846 को नया सयारा ढूंढ लिया गया, जिसका क्रेडिट अर्बन ली वेरियर को दिया गया, क्योंकि ये नया प्लेनेट अर्बन ली वेरियर की बताई हुई जगह से 1 डिग्री के एंगल में मौजूद था, जबकि जॉन कोच की बताई हुई जगह के मुताबिक ये नया प्लेनेट 12 डिग्री के एंगल में मौजूद था।
तो एक्यूरेसी की वजह से इसका क्रेडिट अर्बन लीव वेरियर को दिया गया और इस तरह हमें मिला हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट। 29 दिसंबर 1846 को सेंट पीटर्सबर्ग एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से इसे नेपच्यून का नाम दिया गया। इसकी दरियाफ्त से लेकर 1930 तक नेपच्यून को ही हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट माना जाता रहा, लेकिन 1930 में प्लूटो की दरियाफ्त के बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि आया नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है या फिर प्लूटो। इस पर कई सालों तक बहस की जाती रही और फिर 1979 से लेकर 1999 तक प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट माना जाता रहा। लेकिन 1992 में कुइपर बेल्ट की दरियाफ्त के बाद साइंसदानों ने सोचा कि क्या प्लूटो को एक प्लेनेट मानना चाहिए, क्योंकि प्लूटो कुइपर बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉयड और ड्वार्फ प्लेनेट की तरह ही एक ड्वार्फ प्लेनेट है। साइंसदान इस चीज पर स्टडी कर रहे थे और फिर 2006 में साइंसदानों ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट करार दे दिया और एक बार फिर से नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट बन गया। नेपच्यून सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लग जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 घंटे। इतनी ज्यादा दूर होने की वजह से ये सूरज का एक चक्कर 165 सालों में कंप्लीट करता है। यानी इसकी दरियाफ्त के बाद इसने अपना एक चक्कर 2011 में कंप्लीट किया था। यानी कि इसका एक चक्कर कंप्लीट होने के दौरान जमीन पर क्या कुछ हुआ होगा, कितनी जंगें हुई होंगी, कितनी नस्लें खत्म हुई होंगी और कितने नए मुल्क बने होंगे। यानी इतने अरसे में हमारी जमीन का नक्शा पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इतने लंबे ऑर्बिट पीरियड की वजह से इसका एक सीजन 40 सालों के बराबर होता है। यानी इस पर 41.25 इयर्स तक गर्मी, 41.25 इयर्स तक सर्दी, 41.25 इयर्स तक बहार और इतने ही सालों तक खिज़ां रहती है। नेपच्यून सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है और इसके बाद कुइपर बेल्ट शुरू होती है जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैली हुई है। अगर आप कुइपर बेल्ट के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे बर्फ से बने हुए एस्ट्रॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स मौजूद हैं। ये सब हमारे सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। लेकिन नेपच्यून की ग्रेविटी का असर कुइपर बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट पर होता है। जब वॉयेजर 2 1999 में नेपच्यून के करीब पहुंचा तो उसने नेपच्यून के रिंग्स और मून्स को डिस्कवर किया। अब तक नेपच्यून के 14 मून्स को ढूंढा गया है, जिनमें सबसे बड़ा चांद ट्राइटन है जो स्फेरिकल शक्ल का है। इसको विलियम लेसल ने नेपच्यून की दरियाफ्त के 17 दिन बाद ही दरियाफ्त किया था। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर -235 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा चांद है जो अपने प्लेनेट की मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हरकत करता है, जिससे ये साबित होता है कि ये चांद बना नहीं है बल्कि कुइपर बेल्ट का कोई ड्वार्फ प्लेनेट है जिसको नेपच्यून की ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींच लिया था। इसकी एक और रीजन ये भी है कि नेपच्यून के बाकी तमाम चांद इरेगुलर शेप के हैं, जबकि ट्राइटन की शेप एक प्लेनेट की तरह है। साइंसदानों के मुताबिक ये चांद आज से 3.6 अरब साल पहले नेपच्यून के करीब आया था और नेपच्यून की पावरफुल ग्रेविटी की वजह से ये इसको ऑर्बिट करने लगा। 1999 में वॉयेजर 2 की वजह से इसकी स्टडी की गई, जिससे ये पता चला कि ये नेपच्यून के साथ टाइटली लॉक्ड है, जिसकी वजह से नेपच्यून की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींच रही है और साइंसदानों के मुताबिक ये 3.6 बिलियन साल में नेपच्यून से टकराकर तबाह हो जाएगा। इसके अलावा 1949 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर गैरेट कुइपर ने नीरीड को ढूंढा था जो नेपच्यून का तीसरा बड़ा चांद है। इसके अलावा जुलाई से लेकर सितंबर तक वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के 6 मजीद चांद दरियाफ्त किए। 2002 से लेकर 2003 तक 6 और मून्स को ढूंढ लिया गया, जिनका ऐलान 2004 में किया गया। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी तक नेपच्यून के 5 रिंग्स को ढूंढा गया है। इसका पहला रिंग जो नेपच्यून के बहुत ज्यादा करीब है, जिसे गाला रिंग कहा जाता है, दूसरे रिंग को लीव वेरियर, तीसरे रिंग को लेसल, चौथे रिंग को एग्रो
और 5वें रिंग को एडैड्स रिंग कहा जाता है। लेकिन ये रिंग्स हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे गैस जेंट्स की निस्बत बहुत ज्यादा हल्के हैं, जिसकी वजह से इन्हें टेलीस्कोप की मदद से देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके कुछ रिंग्स इतने ज्यादा हल्के हैं कि साइंसदानों ने मान लिया था कि ये रिंग्स अनकम्प्लीट हैं। लेकिन वॉयेजर 2 की वजह से हमें ये पता चला कि नेपच्यून के रिंग्स मुकम्मल हैं, लेकिन ये ज्यादा चमकीले नहीं हैं, जिसकी वजह से इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता। सूरज से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस रहता है। 2007 में नेपच्यून के साउथ पोल को इसकी सबसे गर्म जगह माना गया, जिसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस था। ये पोलर रीजन गर्म इसलिए था क्योंकि पिछले 40 साल से नेपच्यून की साउथ पोल सूरज की तरफ थी। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा प्लेनेट है जहां बहुत ज्यादा तेज तूफान आते हैं। ये तूफान इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि हमारी जमीन पर जो तूफान आते हैं, जिनमें चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, उनकी स्पीड 250 किलोमीटर फी घंटा से लेकर 400 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। इससे ज्यादा तेज तूफान हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर पर आते हैं, जिनकी स्पीड 680 किलोमीटर फी घंटा होती है। अगर मैं बात करूं यूरेनस की, तो वहां पर आने वाले तूफान की रफ्तार 824 किलोमीटर फी घंटा होती है। और इफ टीवी के दोस्तों दिल थाम कर बैठें, नेपच्यून पर जो तूफान आते हैं उनकी रफ्तार 2200 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये तूफान 1 सेकंड में ही हमारी जमीन के टुकड़े टुकड़े कर दे। 1999 में जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के करीब पहुंचा, तब उसने ये देखा कि नेपच्यून की सरफेस पर एक बड़ा ब्लैक कलर का निशान है। ये डार्क स्पॉट और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा तूफान था, जिसका साइज 13,000 किलोमीटर था, जिसमें हमारी जमीन आसानी से फिट की जा सकती है और जिसकी स्पीड 2200 किलोमीटर फी घंटा थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 2200 किलोमीटर फी घंटा। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि तूफान में आने वाली हर चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाए। इस तूफान का कंपैरिजन जुपिटर के तूफान द ग्रेट रेड जायंट स्पॉट से किया गया। लेकिन जब 2 नवंबर 1994 में हबल टेलीस्कोप की मदद से इस तूफान को देखा गया, तो साइंसदानों के होश उड़ गए कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। वो डार्क स्पॉट पूरी तरह से गायब हो गया था, जिसके बारे में साइंसदान आज तक नहीं जान पाए। इस डार्क स्पॉट के अलावा नेपच्यून पर कई और तूफान आते हैं, जिनकी रफ्तार नेपच्यून के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होती है। इसके ईस्ट पर आने वाले तूफानों की रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा होती है। वेस्ट पर आने वाले तूफानों की रफ्तार 1170 किलोमीटर फी घंटा होती है। इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड पोल्स में आने वाले तूफानों की रफ्तार 900 किलोमीटर फी घंटा होती है और इसके इक्वेटर पर आने वाले तूफानों की रफ्तार 1440 किलोमीटर फी घंटा होती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस इक्वेटर में चलने वाली हवाएं नेपच्यून के रोटेशन के उल्टी डायरेक्शन में चलती हैं, जबकि इसके पोल्स में चलने वाली हवाएं नेपच्यून की रोटेशन के साथ चलती हैं, जिसका असर नेपच्यून की गैसीय फिजा पर होता है, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट जैसे बड़े बड़े तूफान बनते हैं। डार्क स्पॉट के अलावा यहाँ व्हाइट स्पॉट भी पाए जाते हैं, जो नेपच्यून के एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में आने वाले तूफानों में से एक है, जिनकी रफ्तार 600 किलोमीटर फी घंटा होती है, जो आवाज की रफ्तार के बराबर है। नेपच्यून का मैस हमारी जमीन के मैस से 17 गुना ज्यादा है। हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून और जुपिटर वो वाहिद प्लैनेट्स हैं जिनकी ग्रेविटी हमारी जमीन से ज्यादा है, लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी नेपच्यून से ज्यादा है। नेपच्यून का डायमीटर 24,764 किलोमीटर है, जो जमीन से 4 गुना ज्यादा है। नेपच्यून और यूरेनस एक जैसे गैस जायंट्स हैं, क्योंकि इनकी अंदरूनी शेप बिल्कुल सेम है। यूरेनस पर मैं ऑलरेडी बहुत अमेजिंग वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूरेनस की तरह इसकी भी 3 लेयर्स हैं। पहले इसकी कोर है, जो सिलिकेट, आयरन और निकल से मिलकर बनी है। इसका साइज हमारी जमीन से 1.2 गुना बड़ा है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 700 गीगा पास्कल हो सकता है, जो बहुत बहुत ज्यादा है। इसका टेम्परेचर 5126 डिग्री है। इसके ऊपर मेंटल लेयर है। ये लेयर अमोनिया, वाटर और मीथेन से बना एक समुद्र है, जो बहुत ज्यादा गर्म है, जिसे अमोनिया ओशन भी कहते हैं। ये वो लेयर है जहाँ हमारे सोलर सिस्टम के सबसे तेज तूफान आते हैं, जिसकी स्पीड
2200 किलोमीटर फी घंटा होती है। इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर है जो नेपच्यून के 10% हिस्से में फैली हुई है। ये हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से मिलकर बनी है। यहाँ मीथेन ही वो वाहिद गैस है जिसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट नेपच्यून ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन कैसे? जब सूरज की रोशनी मीथेन पर पड़ती है तो मीथेन सूरज से आने वाली रोशनी में रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू कलर वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये हमें ब्लू कलर का नजर आता है। इसके एटमॉस्फेयर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक नीचे वाला हिस्सा जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, जिसमें आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और दूसरा ऊपर वाला हिस्सा जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जिसमें आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर मैं बात करूं मेंटल लेयर की, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है जिसका दबाव 10 गीगा पास्कल है, जो हमारी जमीन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1 लाख गुना ज्यादा है, और इसका टेम्परेचर 1727 डिग्री सेल्सियस है। जब ये ज्यादा दर्जा हरारत और ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव मीथेन के एटम्स पर पड़ता है तो इस दबाव की वजह से मीथेन के एटम्स टूट जाते हैं, और जब ये दबाव कार्बन के एटम्स पर पड़ता है तो वो बहुत ज्यादा दर्जा हरारत और ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर होती है बहुत तेज डायमंड्स की बारिश। ये डायमंड्स इस मेंटल लेयर के समुद्र में गिरने लगते हैं और डायमंड्स का एक बहुत बड़ा समुद्र बनता है। वॉयेजर 2 वो वाहिद स्पेसक्राफ्ट है जिसकी वजह से हमने नेपच्यून के बारे में इतना कुछ जाना, जिसे 16 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया। उसके बाद आज तक नासा ने किसी भी स्पेसक्राफ्ट को नेपच्यून पर नहीं भेजा। इसके अलावा हबल टेलीस्कोप की मदद से हमने इसके बारे में बहुत कुछ जाना। तो इफ टीवी के दोस्तों, ये है मेरे अल्लाह की कुदरत जिसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया। इतनी डिटेल में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में किसी ने भी नेपच्यून को एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स और अपने बच्चों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें और कमेंट्स में अल्लाह अकबर लिखें। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 20,000 लाइक्स, जो मुझे उम्मीद है कि आपकी मोहब्बत के सामने कुछ भी नहीं। और हमारे नए चैनल को जाकर वॉच करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकें। और नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो से भी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज। नेपच्यून जो हमारे सोलर सिस्टम का 8वां और आखिरी प्लेनेट है, जो सूरज से 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को वहाँ पहुँचने में 4 घंटे लग जाते हैं। इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से ये सूरज का एक चक्कर 165 सालों में कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से इसका एक सीजन 40 साल का होता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि सूरज से इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से यहाँ हमारे सोलर सिस्टम के सबसे तेज तरीन तूफान कैसे आते हैं, जिनकी रफ्तार 2200 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये तूफान इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं जो एक सेकंड में हमारी जमीन को रेजा रेजा कर सकते हैं, और यहाँ पर बहुत तेज हीरों की बारिश होती है। लेकिन कैसे? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। इफ टीवी के दोस्तों, हॉलीवुड उर्दू के नाम से हमारा एक और चैनल है जिसमें हम सुपर हिट सस्पेंस और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवीज को उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं, ताकि 3 घंटे की मूवी आप सिर्फ 15 मिनट्स में एंजॉय कर सकें, वो भी उर्दू जुबान में। और मेरा आपसे वादा है कि ये चैनल भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो जाएं, उस चैनल को वॉच करें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी मोहब्बत दिखाते हुए सब्सक्राइब लाजमी करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स को टेलीस्कोप की मदद से ढूंढा गया था, लेकिन नेपच्यून वाहिद ऐसा प्लैनेट है जिसको मैथमेटिक कैलकुलेशन के जरिए ढूंढा गया था, क्योंकि ये सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लग जाते हैं। इतनी दूर होने की वजह से इसे टेलीस्कोप की मदद से देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। 1610 में गैलीलियो गैलीली ने पहली बार टेलीस्कोप की मदद से वीनस, मार्स, जुपिटर को ढूंढा था। उसके बाद 28 दिसंबर 1612 में गैलीलियो ने पहली बार नेपच्यून को अपनी दूरबीन से देखा था, और 27 जनवरी 1613 को दूसरी बार नेपच्यून को देखा था।
लेकिन दोनों ही बार इसने गलती से इसे एक स्टार समझ लिया, क्योंकि सूरज से इतनी ज्यादा दूर था कि टेलीस्कोप की मदद से इसे अच्छी तरह देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और उस दिन इसके ऑर्बिट करने की रफ्तार बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से उसने इसे एक स्टार समझ लिया। इसी वजह से नेपच्यून की डिस्कवरी का क्रेडिट गैलीलियो को नहीं दिया गया। उसके बाद 1781 में विलियम हर्शल ने टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस को डिस्कवर किया था, जिसके बाद यही समझा जाता रहा कि यूरेनस ही हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है। लेकिन 1821 में अलेक्सिस बॉवर्ट ने यूरेनस के ऑर्बिट के लिए एक थ्योरेटिकल टेबल पब्लिश किया। उसके बाद टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस के ऑर्बिट की ऑब्जर्वेशन की गई, तो पब्लिश किए गए टेबल और ऑब्जर्वेशन से हासिल होने वाली कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, जिसकी वजह से अलेक्सिस बॉवर्ट का दिमाग घूम गया। उसने कहा कि हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी का असर यूरेनस के ऑर्बिट पर हो रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर वो चीज है क्या जो यूरेनस के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रही है, जिसका आंसर बॉवर्ट के पास नहीं था। इस सवाल ने सभी साइंसदानों को परेशान कर दिया और वो इसका जवाब ढूंढने में लग गए। उसके बाद 1843 में जॉन कोच एडमिस ने इस पर वर्किंग शुरू की और 1845 से लेकर 1846 के दौरान उन्होंने एक नजरिया पेश किया, जिसके मुताबिक स्पेस में इस जगह पर कोई नया सयारा मौजूद है जिसकी ग्रेविटी यूरेनस के ऑर्बिट को डिस्टर्ब करती है। अर्बन ली वेरियर भी पिछले कई सालों से इसकी स्टडी कर रहे थे और उसी साल 1846 को अर्बन ली वेरियर ने अपना नजरिया पेश किया, जिसके मुताबिक स्पेस में इस जगह पर नया सयारा मौजूद होना चाहिए। उसके बाद जॉन गुडफ्राइड गेल ने टेलीस्कोप की मदद से स्पेस में इन दोनों की बताई हुई जगह पर ऑब्जर्वेशन की, तो आखिरकार 23 सितंबर 1846 को नया सयारा ढूंढ लिया गया, जिसका क्रेडिट अर्बन ली वेरियर को दिया गया, क्योंकि ये नया प्लेनेट अर्बन ली वेरियर की बताई हुई जगह से 1 डिग्री के एंगल में मौजूद था, जबकि जॉन कोच की बताई हुई जगह के मुताबिक ये नया प्लेनेट 12 डिग्री के एंगल में मौजूद था। तो एक्यूरेसी की वजह से इसका क्रेडिट अर्बन ली वेरियर को दिया गया और इस तरह हमें मिला हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट। 29 दिसंबर 1846 को सेंट पीटर्सबर्ग एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से इसे नेपच्यून का नाम दिया गया। इसकी दरियाफ्त से लेकर 1930 तक नेपच्यून को ही हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट माना जाता रहा। लेकिन 1930 में प्लूटो की दरियाफ्त के बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि आया नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है या फिर प्लूटो। इस पर कई सालों तक बहस की जाती रही और फिर 1979 से लेकर 1999 तक प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट माना जाता रहा। लेकिन 1992 में कुइपर बेल्ट की दरियाफ्त के बाद साइंसदानों ने सोचा कि क्या प्लूटो को एक प्लेनेट मानना चाहिए, क्योंकि प्लूटो कुइपर बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉइड और ड्वार्फ प्लेनेट की तरह ही एक ड्वार्फ प्लेनेट है। साइंसदान इस चीज पर स्टडी कर रहे थे और फिर 2006 में साइंसदानों ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट करार दे दिया और एक बार फिर से नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट बन गया। नेपच्यून सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लग जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 घंटे। इतनी ज्यादा दूर होने की वजह से ये सूरज का एक चक्कर 165 सालों में कंप्लीट करता है। यानी इसकी दरियाफ्त के बाद इसने अपना एक चक्कर 2011 में कंप्लीट किया था। यानी कि इसका एक चक्कर कंप्लीट होने के दौरान जमीन पर क्या कुछ हुआ होगा, कितनी जंगें हुई होंगी, कितनी नस्लें खत्म हुई होंगी और कितने नए मुल्क बने होंगे। यानी इतने अरसे में हमारी जमीन का नक्शा पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इतने लंबे ऑर्बिट पीरियड की वजह से इसका एक सीजन 40 सालों के बराबर होता है। यानी इस पर 41.25 इयर्स तक गर्मी, 41.25 इयर्स तक सर्दी, 41.25 इयर्स तक बहार और इतने ही सालों तक खिज़ां रहती है। नेपच्यून सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है और इसके बाद कुइपर बेल्ट शुरू होती है, जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैली हुई है। अगर आप कुइपर बेल्ट के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसमें बहुत सारे बर्फ से बने हुए एस्टेरॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स मौजूद हैं। ये सब हमारे सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। लेकिन नेपच्यून की ग्रेविटी का असर कुइपर बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट पर होता है। जब वॉयेजर 2 1999 में नेपच्यून के करीब पहुंचा, तो उसने नेपच्यून के रिंग्स और मून्स को डिस्कवर किया। अब तक नेपच्यून के 14 मून्स को ढूंढा गया है, जिनमें सबसे बड़ा चांद टाइटन है, जो स्फेरिकल शक्ल का है। इसको विलियम लेसल ने नेपच्यून की दरियाफ्त के 17 दिन बाद ही दरियाफ्त किया था। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ऑब्जेक्ट है, जिसका टेम्परेचर -235 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा चांद है जो अपने प्लेनेट की मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हरकत करता है, जिससे ये साबित होता है कि ये चांद बना नहीं है, बल्कि कुइपर बेल्ट का कोई ड्वार्फ प्लेनेट है, जिसको नेपच्यून की ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींच लिया था। इसकी एक और रीजन ये भी है कि नेपच्यून के बाकी तमाम चांद इरेगुलर शेप के हैं, जबकि टाइटन की शेप एक प्लेनेट की तरह है। साइंसदानों के मुताबिक ये चांद आज से 3.6 अरब साल पहले नेपच्यून के करीब आया था, और नेपच्यून की पावरफुल ग्रेविटी की वजह से ये इसको ऑर्बिट करने लगा। 1999 में वॉयेजर 2 की वजह से इसकी स्टडी की गई, जिससे ये पता चला कि ये नेपच्यून के साथ टाइटली लॉक्ड है, जिसकी वजह से नेपच्यून की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींच रही है। और साइंसदानों के मुताबिक ये 3.6 बिलियन साल में नेपच्यून से टकराकर तबाह हो जाएगा। इसके अलावा 1949 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर गैरेट कुइपर ने नेरेट को ढूंढा था, जो नेपच्यून का तीसरा बड़ा चांद है। इसके अलावा जुलाई से लेकर सितंबर तक वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के 6 मजीद चांद दरियाफ्त किए। 2002 से लेकर 2003 तक 6 और मून्स को ढूंढ लिया गया, जिनका ऐलान 2004 में किया गया। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी तक नेपच्यून के 5 रिंग्स को ढूंढा गया है। इसका पहला रिंग जो नेपच्यून के बहुत ज्यादा करीब है, जिसे गाला रिंग कहा जाता है, दूसरे रिंग को लीव वेरियर, तीसरे रिंग को लेसल, चौथे रिंग को एग्रो और 5वें रिंग को एडैड्स रिंग कहा जाता है। लेकिन ये रिंग्स हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे गैस जेट्स की निस्बत बहुत ज्यादा हल्के हैं, जिसकी वजह से इन्हें टेलीस्कोप की मदद से देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके कुछ रिंग्स इतने ज्यादा हल्के हैं कि साइंसदानों ने मान लिया था कि ये रिंग्स अनकम्प्लीट हैं। लेकिन वॉयेजर 2 की वजह से हमें ये पता चला कि नेपच्यून के रिंग्स मुकम्मल हैं, लेकिन ये ज्यादा चमकीले नहीं हैं, जिसकी वजह से इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता। सूरज से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस रहता है। 2007 में नेपच्यून के साउथ पोल को इसकी सबसे गर्म जगह माना गया, जिसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस था। ये पोलर रीजन गर्म इसलिए था क्योंकि पिछले 40 साल से नेपच्यून की साउथ पोल सूरज की तरफ थी। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा प्लेनेट है जहाँ बहुत ज्यादा तेज तूफान आते हैं। ये तूफान इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि हमारी जमीन पर जो तूफान आते हैं, जिनमें चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, उनकी स्पीड 250 किलोमीटर फी घंटा से लेकर 400 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। इससे ज्यादा तेज तूफान हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर पर आते हैं, जिनकी स्पीड 680 किलोमीटर फी घंटा होती है। अगर मैं बात करूं यूरेनस की, तो वहां पर आने वाले तूफान की रफ्तार 824 किलोमीटर फी घंटा होती है। और इफ टीवी के दोस्तों दिल थाम कर बैठें, नेपच्यून पर जो तूफान आते हैं उनकी रफ्तार 2200 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये तूफान 1 सेकंड में ही हमारी जमीन के टुकड़े टुकड़े कर दे। 1999 में जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के करीब पहुंचा, तब उसने ये देखा कि नेपच्यून की सरफेस पर एक बड़ा ब्लैक कलर का निशान है। ये डार्क स्पॉट और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा तूफान था, जिसका साइज 13,000 किलोमीटर था, जिसमें हमारी जमीन आसानी से फिट की जा सकती है और जिसकी स्पीड 2200 किलोमीटर फी घंटा थी।
जी हाँ, आपने सही सुना, 2200 किलोमीटर फी घंटा। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि तूफान में आने वाली हर चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। इस तूफान का कंपैरिजन जुपिटर के तूफान द ग्रेट रेड जायंट स्पॉट से किया गया, लेकिन जब 2 नवंबर 1994 में हबल टेलीस्कोप की मदद से इस तूफान को देखा गया तो साइंसदानों के होश उड़ गए कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। वो डार्क स्पॉट पूरी तरह से गायब हो गया था, जिसके बारे में साइंसदान आज तक नहीं जान पाए। इस डार्क स्पॉट के अलावा नेपच्यून पर कई और तूफान आते हैं जिनकी रफ्तार नेपच्यून के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होती है। इसके ईस्ट पर आने वाले तूफानों की रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा होती है। वेस्ट पर आने वाले तूफानों की रफ्तार 1170 किलोमीटर फी घंटा होती है। इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड पोल्स में आने वाले तूफानों की रफ्तार 900 किलोमीटर फी घंटा होती है और इसके इक्वेटर पर आने वाले तूफानों की रफ्तार 1440 किलोमीटर फी घंटा होती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस इक्वेटर में चलने वाली हवाएं नेपच्यून के रोटेशन के उल्टी डायरेक्शन में चलती हैं, जबकि इसके पोल्स में चलने वाली हवाएं नेपच्यून के रोटेशन के साथ चलती हैं, जिसका असर नेपच्यून की गैसीय फिजा पर होता है, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट जैसे बड़े बड़े तूफान बनते हैं। डार्क स्पॉट के अलावा यहाँ व्हाइट स्पॉट भी पाए जाते हैं, जो नेपच्यून के एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में आने वाले तूफानों में से एक है, जिनकी रफ्तार 600 किलोमीटर फी घंटा होती है, जो आवाज की रफ्तार के बराबर है। नेपच्यून का मैस हमारी जमीन के मैस से 17 गुना ज्यादा है। हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून और जुपिटर वो वाहिद प्लैनेट्स हैं जिनकी ग्रेविटी हमारी जमीन से ज्यादा है, लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी नेपच्यून से ज्यादा है। नेपच्यून का डायमीटर 24,764 किलोमीटर है, जो जमीन से 4 गुना ज्यादा है। नेपच्यून और यूरेनस एक जैसे गैस जायंट्स हैं, क्योंकि इनकी अंदरूनी शेप बिल्कुल सेम है। यूरेनस पर मैं ऑलरेडी बहुत अमेजिंग वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूरेनस की तरह इसकी भी 3 लेयर्स हैं। पहले इसकी कोर है जो सिलिकेट, आयरन और निकल से मिलकर बनी है। इसका साइज हमारी जमीन से 1.2 गुना बड़ा है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 700 गीगा पास्कल हो सकता है, जो बहुत बहुत ज्यादा है। इसका टेम्परेचर 5126 डिग्री है। इसके ऊपर मेंटल लेयर है। ये लेयर अमोनिया, वाटर और मीथेन से बना एक समुद्र है जो बहुत ज्यादा गर्म है, जिसे अमोनिया ओशन भी कहते हैं। ये वो लेयर है जहाँ हमारे सोलर सिस्टम के सबसे तेज तूफान आते हैं, जिसकी स्पीड 2200 किलोमीटर फी घंटा होती है। इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर है जो नेपच्यून के 10% हिस्से में फैली हुई है। ये हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से मिलकर बनी है। यहाँ मीथेन ही वो वाहिद गैस है जिसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट नेपच्यून ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन कैसे? जब सूरज की रोशनी मीथेन पर पड़ती है तो मीथेन सूरज से आने वाली रोशनी में रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू कलर वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये हमें ब्लू कलर का नजर आता है। इसके एटमॉस्फेयर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक नीचे वाला हिस्सा जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, जिसमें आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और दूसरा ऊपर वाला हिस्सा जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जिसमें आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर मैं बात करूं मेंटल लेयर की, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसका दबाव 10 गीगा पास्कल है, जो हमारी जमीन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1 लाख गुना ज्यादा है, और इसका टेम्परेचर 1727 डिग्री सेल्सियस है। जब ये ज्यादा दर्जा हरारत और ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव मीथेन के एटम्स पर पड़ता है, तो इस दबाव की वजह से मीथेन के एटम्स टूट जाते हैं, और जब ये दबाव कार्बन के एटम्स पर पड़ता है तो वो बहुत ज्यादा दर्जा हरारत और ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर होती है बहुत तेज डायमंड्स की बारिश। ये डायमंड्स इस मेंटल लेयर के समुद्र में गिरने लगते हैं और डायमंड्स का एक बहुत बड़ा समुद्र बनता है। वॉयेजर 2 वो वाहिद स्पेसक्राफ्ट है जिसकी वजह से हमने नेपच्यून के बारे में इतना कुछ जाना, जिसे 16 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया। उसके बाद आज तक नासा ने किसी भी स्पेसक्राफ्ट को नेपच्यून पर नहीं भेजा। इसके अलावा हबल टेलीस्कोप की मदद से हमने इसके बारे में बहुत कुछ जाना। तो इफ टीवी के दोस्तों, ये है मेरे अल्लाह की कुदरत, जिसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया। इतनी डिटेल में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में किसी ने भी नेपच्यून को
एक्सप्लेन नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स और अपने बच्चों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें और कमेंट्स में अल्लाह अकबर लिखें। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 20,000 लाइक्स, जो मुझे उम्मीद है कि आपकी मोहब्बत के सामने कुछ भी नहीं। और हमारे नए चैनल को जाकर वॉच करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो से भी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज। नेपच्यून, जो हमारे सोलर सिस्टम का 8वां और आखिरी प्लेनेट है, जो सूरज से 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को वहाँ पहुँचने में 4 घंटे लग जाते हैं। इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से ये सूरज का एक चक्कर 165 सालों में कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से इसका एक सीजन 40 साल का होता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि सूरज से इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से यहाँ हमारे सोलर सिस्टम के सबसे तेज तरीन तूफान कैसे आते हैं, जिनकी रफ्तार 2200 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये तूफान इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं जो एक सेकंड में हमारी जमीन को रेजा रेजा कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत तेज हीरों की बारिश होती है। लेकिन कैसे? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। इफ टीवी के दोस्तों, हॉलीवुड उर्दू के नाम से हमारा एक और चैनल है जिसमें हम सुपर हिट सस्पेंस और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवीज को उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं, ताकि 3 घंटे की मूवी आप सिर्फ 15 मिनट्स में एंजॉय कर सकें, वो भी उर्दू जुबान में। और मेरा आपसे वादा है कि ये चैनल भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो जाएं, उस चैनल को वॉच करें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी मोहब्बत दिखाते हुए सब्सक्राइब लाजमी करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स को टेलीस्कोप की मदद से ढूंढा गया था, लेकिन नेपच्यून वाहिद ऐसा प्लैनेट है जिसको मैथमेटिक कैलकुलेशन के जरिए ढूंढा गया था, क्योंकि ये सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लग जाते हैं। इतनी दूर होने की वजह से इसे टेलीस्कोप की मदद से देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। 1610 में गैलीलियो गैलीली ने पहली बार टेलीस्कोप की मदद से वीनस, मार्स, जुपिटर को ढूंढा था। उसके बाद 28 दिसंबर 1612 में गैलीलियो ने पहली बार नेपच्यून को अपनी दूरबीन से देखा था और 27 जनवरी 1613 को दूसरी बार नेपच्यून को देखा था। लेकिन दोनों ही बार इसने गलती से इसे एक स्टार समझ लिया, क्योंकि सूरज से इतनी ज्यादा दूर था कि टेलीस्कोप की मदद से इसे अच्छी तरह देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और उस दिन इसके ऑर्बिट करने की रफ्तार बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से उसने इसे एक स्टार समझ लिया। इसी वजह से नेपच्यून की डिस्कवरी का क्रेडिट गैलीलियो को नहीं दिया गया। उसके बाद 1781 में विलियम हर्शल ने टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस को डिस्कवर किया था, जिसके बाद यही समझा जाता रहा कि यूरेनस ही हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है। लेकिन 1821 में अलेक्सिस बॉवर्ट ने यूरेनस के ऑर्बिट के लिए एक थ्योरेटिकल टेबल पब्लिश किया। उसके बाद टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस के ऑर्बिट की ऑब्जर्वेशन की गई, तो पब्लिश किए गए टेबल और ऑब्जर्वेशन से हासिल होने वाली कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, जिसकी वजह से अलेक्सिस बॉवर्ट का दिमाग घूम गया। उसने कहा कि हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी का असर यूरेनस के ऑर्बिट पर हो रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर वो चीज है क्या जो यूरेनस के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रही है, जिसका आंसर बॉवर्ट के पास नहीं था। इस सवाल ने सभी साइंसदानों को परेशान कर दिया और वो इसका जवाब ढूंढने में लग गए। उसके बाद 1843 में जॉन कोच एडमिस ने इस पर वर्किंग शुरू की और 1845 से लेकर 1846 के दौरान उन्होंने एक नजरिया पेश किया, जिसके मुताबिक स्पेस में इस जगह पर कोई नया सयारा मौजूद है जिसकी ग्रेविटी यूरेनस के ऑर्बिट को डिस्टर्ब करती है। अर्बन ली वेरियर भी पिछले कई सालों से इसकी स्टडी कर रहे थे
और उसी साल 1846 को अर्बन ली वेरियर ने अपना नजरिया पेश किया, जिसके मुताबिक स्पेस में इस जगह पर नया सैयारा मौजूद होना चाहिए। उसके बाद जॉन गुडफ्राइड गेल ने टेलीस्कोप की मदद से स्पेस में इन दोनों की बताई हुई जगह पर ऑब्जर्वेशन की, तो आखिरकार 23 सितंबर 1846 को नया सैयारा ढूंढ लिया गया, जिसका क्रेडिट अर्बन ली वेरियर को दिया गया, क्योंकि ये नया प्लेनेट अर्बन ली वेरियर की बताई हुई जगह से 1 डिग्री के एंगल में मौजूद था, जबकि जॉन कोच की बताई हुई जगह के मुताबिक ये नया प्लेनेट 12 डिग्री के एंगल में मौजूद था। तो एक्यूरेसी की वजह से इसका क्रेडिट अर्बन ली वेरियर को दिया गया और इस तरह हमें मिला हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट। 29 दिसंबर 1846 को सेंट पीटर्सबर्ग एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से इसे नेपच्यून का नाम दिया गया। इसकी दरियाफ्त से लेकर 1930 तक नेपच्यून को ही हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट माना जाता रहा, लेकिन 1930 में प्लूटो की दरियाफ्त के बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि आया नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है या फिर प्लूटो। इस पर कई सालों तक बहस की जाती रही और फिर 1979 से लेकर 1999 तक प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट माना जाता रहा। लेकिन 1992 में कुइपर बेल्ट की दरियाफ्त के बाद साइंसदानों ने सोचा कि क्या प्लूटो को एक प्लेनेट मानना चाहिए, क्योंकि प्लूटो कुइपर बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉयड और ड्वार्फ प्लेनेट की तरह ही एक ड्वार्फ प्लेनेट है। साइंसदान इस चीज पर स्टडी कर रहे थे और फिर 2006 में साइंसदानों ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट करार दे दिया और एक बार फिर से नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट बन गया। नेपच्यून सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लग जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 घंटे। इतनी ज्यादा दूर होने की वजह से ये सूरज का एक चक्कर 165 सालों में कंप्लीट करता है, यानी इसकी दरियाफ्त के बाद इसने अपना एक चक्कर 2011 में कंप्लीट किया था। यानी कि इसका एक चक्कर कंप्लीट होने के दौरान जमीन पर क्या कुछ हुआ होगा, कितनी जंगें हुई होंगी, कितनी नस्लें खत्म हुई होंगी और कितने नए मुल्क बने होंगे। यानी इतने अरसे में हमारी जमीन का नक्शा पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इतने लंबे ऑर्बिट पीरियड की वजह से इसका एक सीजन 40 सालों के बराबर होता है। यानी इस पर 41.25 इयर्स तक गर्मी, 41.25 इयर्स तक सर्दी, 41.25 इयर्स तक बहार और इतने ही सालों तक खिज़ां रहती है। नेपच्यून सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है और इसके बाद कुइपर बेल्ट शुरू होती है, जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैली हुई है। अगर आप कुइपर बेल्ट के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे बर्फ से बने हुए एस्ट्रॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स मौजूद हैं। ये सब हमारे सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। लेकिन नेपच्यून की ग्रेविटी का असर कुइपर बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट पर होता है। जब वॉयेजर 2 1999 में नेपच्यून के करीब पहुंचा, तो उसने नेपच्यून के रिंग्स और मून्स को डिस्कवर किया। अब तक नेपच्यून के 14 मून्स को ढूंढा गया है, जिनमें सबसे बड़ा चांद टाइटन है, जो स्फेरिकल शक्ल का है। इसको विलियम लेसल ने नेपच्यून की दरियाफ्त के 17 दिन बाद ही दरियाफ्त किया था। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ऑब्जेक्ट है, जिसका टेम्परेचर -235 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा चांद है जो अपने प्लेनेट की मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हरकत करता है, जिससे ये साबित होता है कि ये चांद बना नहीं है, बल्कि कुइपर बेल्ट का कोई ड्वार्फ प्लेनेट है जिसको नेपच्यून की ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींच लिया था। इसकी एक और रीजन ये भी है कि नेपच्यून के बाकी तमाम चांद इरेगुलर शेप के हैं, जबकि टाइटन की शेप एक प्लेनेट की तरह है। साइंसदानों के मुताबिक ये चांद आज से 3.6 अरब साल पहले नेपच्यून के करीब आया था और नेपच्यून की पावरफुल ग्रेविटी की वजह से ये इसको ऑर्बिट करने लगा। 1999 में वॉयेजर 2 की वजह से इसकी स्टडी की गई, जिससे ये पता चला कि ये नेपच्यून के साथ टाइटली लॉक्ड है, जिसकी वजह से नेपच्यून की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींच रही है। और साइंसदानों के मुताबिक
ये 3.6 बिलियन साल में नेपच्यून से टकराकर तबाह हो जाएगा। इसके अलावा 1949 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर गैरेट कुइपर ने नेरेड को ढूंढा था, जो नेपच्यून का तीसरा बड़ा चांद है। इसके अलावा जुलाई से लेकर सितंबर तक वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के 6 मजीद चांद दरियाफ्त किए। 2002 से लेकर 2003 तक 6 और मून्स को ढूंढ लिया गया, जिनका ऐलान 2004 में किया गया। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी तक नेपच्यून के 5 रिंग्स को ढूंढा गया है। इसका पहला रिंग जो नेपच्यून के बहुत ज्यादा करीब है, जिसे गाला रिंग कहा जाता है, दूसरे रिंग को लीव वेरियर, तीसरे रिंग को लेसल, चौथे रिंग को एग्रो और 5वें रिंग को एडैड्स रिंग कहा जाता है। लेकिन ये रिंग्स हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे गैस जेट्स की निस्बत बहुत ज्यादा हल्के हैं, जिसकी वजह से इन्हें टेलीस्कोप की मदद से देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके कुछ रिंग्स इतने ज्यादा हल्के हैं कि साइंसदानों ने मान लिया था कि ये रिंग्स अनकम्प्लीट हैं। लेकिन वॉयेजर 2 की वजह से हमें ये पता चला कि नेपच्यून के रिंग्स मुकम्मल हैं, लेकिन ये ज्यादा चमकीले नहीं हैं, जिसकी वजह से इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता। सूरज से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस रहता है। 2007 में नेपच्यून के साउथ पोल को इसकी सबसे गर्म जगह माना गया, जिसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस था। ये पोलर रीजन गर्म इसलिए था क्योंकि पिछले 40 साल से नेपच्यून की साउथ पोल सूरज की तरफ थी। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा प्लेनेट है जहाँ बहुत ज्यादा तेज तूफान आते हैं। ये तूफान इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि हमारी जमीन पर जो तूफान आते हैं, जिनमें चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, उनकी स्पीड 250 किलोमीटर फी घंटा से लेकर 400 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। इससे ज्यादा तेज तूफान हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर पर आते हैं, जिनकी स्पीड 680 किलोमीटर फी घंटा होती है। अगर मैं बात करूं यूरेनस की, तो वहां पर आने वाले तूफान की रफ्तार 824 किलोमीटर फी घंटा होती है। और इफ टीवी के दोस्तों दिल थाम कर बैठें, नेपच्यून पर जो तूफान आते हैं उनकी रफ्तार 2200 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये तूफान 1 सेकंड में ही हमारी जमीन के टुकड़े टुकड़े कर दे। 1999 में जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के करीब पहुंचा, तब उसने ये देखा कि नेपच्यून की सरफेस पर एक बड़ा ब्लैक कलर का निशान है। ये डार्क स्पॉट और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा तूफान था, जिसका साइज 13,000 किलोमीटर था, जिसमें हमारी जमीन आसानी से फिट की जा सकती है और जिसकी स्पीड 2200 किलोमीटर फी घंटा थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 2200 किलोमीटर फी घंटा। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि तूफान में आने वाली हर चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाए। इस तूफान का कंपैरिजन जुपिटर के तूफान द ग्रेट रेड जायंट स्पॉट से किया गया। लेकिन जब 2 नवंबर 1994 में हबल टेलीस्कोप की मदद से इस तूफान को देखा गया, तो साइंसदानों के होश उड़ गए कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। वो डार्क स्पॉट पूरी तरह से गायब हो गया था, जिसके बारे में साइंसदान आज तक नहीं जान पाए। इस डार्क स्पॉट के अलावा नेपच्यून पर कई और तूफान आते हैं, जिनकी रफ्तार नेपच्यून के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होती है। इसके ईस्ट पर आने वाले तूफानों की रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा होती है। वेस्ट पर आने वाले तूफानों की रफ्तार 1170 किलोमीटर फी घंटा होती है। इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड पोल्स में आने वाले तूफानों की रफ्तार 900 किलोमीटर फी घंटा होती है और इसके इक्वेटर पर आने वाले तूफानों की रफ्तार 1440 किलोमीटर फी घंटा होती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस इक्वेटर में चलने वाली हवाएं नेपच्यून के रोटेशन के उल्टी डायरेक्शन में चलती हैं, जबकि इसके पोल्स में चलने वाली हवाएं नेपच्यून की रोटेशन के साथ चलती हैं, जिसका असर नेपच्यून की गैसीय फिजा पर होता है, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट जैसे बड़े बड़े तूफान बनते हैं। डार्क स्पॉट के अलावा यहाँ व्हाइट स्पॉट भी पाए जाते हैं, जो नेपच्यून के एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में आने वाले तूफानों में से एक है, जिनकी रफ्तार 600 किलोमीटर फी घंटा होती है, जो आवाज की रफ्तार के बराबर है। नेपच्यून का मैस हमारी जमीन के मैस से 17 गुना ज्यादा है। हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून और जुपिटर वो वाहिद प्लैनेट्स हैं जिनकी ग्रेविटी हमारी जमीन से ज्यादा है, लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी नेपच्यून से ज्यादा है। नेपच्यून का डायमीटर 24,764 किलोमीटर है, जो जमीन से 4 गुना ज्यादा है। नेपच्यून और यूरेनस एक जैसे गैस जायंट्स हैं, क्योंकि इनकी अंदरूनी शेप बिल्कुल सेम है।
यूरेनस पर मैं ऑलरेडी बहुत अमेजिंग वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूरेनस की तरह इसकी भी 3 लेयर्स हैं। पहली इसकी कोर है जो सिलिकेट, आयरन और निकल से मिलकर बनी है। इसका साइज हमारी जमीन से 1.2 गुना बड़ा है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 700 गीगा पास्कल हो सकता है, जो बहुत ज्यादा है। इसका टेम्परेचर 5126 डिग्री है। इसके ऊपर मेंटल लेयर है। ये लेयर अमोनिया, वाटर और मीथेन से बना एक समुद्र है जो बहुत ज्यादा गर्म है, जिसे अमोनिया ओशन भी कहते हैं। ये वो लेयर है जहाँ हमारे सोलर सिस्टम के सबसे तेज तूफान आते हैं, जिसकी स्पीड 2200 किलोमीटर फी घंटा होती है। इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर है जो नेपच्यून के 10% हिस्से में फैली हुई है। ये हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से मिलकर बनी है। यहाँ मीथेन ही वो वाहिद गैस है जिसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट नेपच्यून ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन कैसे? जब सूरज की रोशनी मीथेन पर पड़ती है तो मीथेन सूरज से आने वाली रोशनी में रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू कलर वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये हमें ब्लू कलर का नजर आता है। इसके एटमॉस्फेयर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक नीचे वाला हिस्सा जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, जिसमें आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और दूसरा ऊपर वाला हिस्सा जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जिसमें आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर मैं बात करूं मेंटल लेयर की, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसका दबाव 10 गीगा पास्कल है, जो हमारी जमीन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1 लाख गुना ज्यादा है, और इसका टेम्परेचर 1727 डिग्री सेल्सियस है। जब ये ज्यादा दर्जा हरारत और ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव मीथेन के एटम्स पर पड़ता है, तो इस दबाव की वजह से मीथेन के एटम्स टूट जाते हैं, और जब ये दबाव कार्बन के एटम्स पर पड़ता है तो वो बहुत ज्यादा दर्जा हरारत और ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर होती है बहुत तेज डायमंड्स की बारिश। ये डायमंड्स इस मेंटल लेयर के समुद्र में गिरने लगते हैं और डायमंड्स का एक बहुत बड़ा समुद्र बनता है। वॉयेजर 2 वो वाहिद स्पेसक्राफ्ट है जिसकी वजह से हमने नेपच्यून के बारे में इतना कुछ जाना, जिसे 16 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया। उसके बाद आज तक नासा ने किसी भी स्पेसक्राफ्ट को नेपच्यून पर नहीं भेजा। इसके अलावा हबल टेलीस्कोप की मदद से हमने इसके बारे में बहुत कुछ जाना। तो इफ टीवी के दोस्तों, ये है मेरे अल्लाह की कुदरत, जिसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया। इतनी डिटेल में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में किसी ने भी नेपच्यून को एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स और अपने बच्चों के साथ